Assalamualaikum friends, welcome to our YouTube channel Eco Matters. Today we will discuss the topic inflation. आप हमारे वीडियो में देख रहे होंगे कि इन्फ्लेशन की डेफिनेशन हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि 1947 के जो 50 रुपये थे वो आज के 2023 के 5000 के बराबर थे। जो चीज़ें हम 50 रुपये में ख़रीद सकते थे आज उनको ख़रीदने के लिए 5000 लगते हैं। तो मुसलसल चीज़ों की प्राइसेस का बढ़ना इन्फ्लेशन कहलाता है। इन्फ्लेशन मीन महंगाई आज के वक्त का, आज के दौर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। जी, ये तो होगी डेफिनेशन इन्फ्लेशन की। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन टाइप्स, रीज़न्स, इन्फ्लेशन एग्जांपल्स और इसके सलूशन पे, और किस तरह से ये हमारी इकॉनमी को और लोकल लाइफ और पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करता है। ये सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन कैसे होती है, ये बुरी है और इसका अनएम्प्लॉयमेंट के साथ क्या रिलेशन है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि इन्फ्लेशन का मतलब है मुसलसल कीमतों का बढ़ना, और हम ये भी देखेंगे क्या गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है या नहीं, उसका कोई इम्पैक्ट इस पे है या नहीं, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इन्फ्लेशन की टाइप्स कौन सी हैं, कितनी टाइप्स है, उसकी एग्जांपल क्या है और इन्फ्लेशन क्यों होती है। तो सबसे पहले जो इसकी टाइप है वो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड इट्स एग्जांपल। डिमांड पुल इन्फ्लेशन ऐसे है जैसे कि मतलब डिमांड पुल इन्फ्लेशन से मुराद है कि जब लोगों के पास ज़्यादा पैसे होंगे तो लोग ज़्यादा चीज़ें ख़रीदेंगे, और ज़्यादा चीज़ें ख़रीदने की वजह से बाज़ार में, मार्केट में चीज़ों की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। डिमांड जब बढ़ेगी तो जो कंपनी होगी उन चीज़ों को जो बना रही है तो वो उन चीज़ों की कीमतें बढ़ा देगी, क्योंकि उन्हें पता होगा कि डिमांड बढ़ गई है। तो इस वजह से जब भी वो कीमतें बढ़ती हैं तो इसको कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और डिमांड पुल इन्फ्लेशन की एक एग्जांपल ऐसे है कि जैसे कोई अगर पैसेंजर्स एयरप्लेन में सफ़र करते हैं तो वहाँ दो तरह की टिकट्स आपको मिलती हैं, एक इकॉनमी क्लास और एक बिज़नेस क्लास। जब सब लोगों के पास पैसे ज़्यादा होंगे तो तब लोग इकॉनमी क्लास को छोड़कर बिज़नेस क्लास टिकट ख़रीदने की कोशिश करेंगे। इसीलिए अगर 100 सीटें हैं एयरप्लेन के पास तो उनकी कोशिश होगी कि अब इसकी कीमतें बढ़ा दी जाएं। जब कीमतें बढ़ेंगी तो तब महंगाई होगी। इसी को डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। इसी तरह के आप और कई एग्जांपल्स दे सकते हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में से। ये तो थी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन विच इज़ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ रॉ मटीरियल और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। इससे मुराद यही है कि जब चीज़ों रॉ मटीरियल जिससे प्रोडक्ट बनते हैं अगर उनकी कीमतें बढ़ जाएं तो मुल्क में महंगाई बढ़ेगी, कंपनी अपने रेट बढ़ा देगी। जैसा कि आप देख सकते हैं जिस तरह से गवर्नमेंट जब टैक्स लगाती है रॉ मटीरियल्स पे, प्रोडक्ट के रॉ मटीरियल्स पे, किसानों की चीज़ों पे, तो उसके बाद जो कंपनी होती है वो ऑटोमेटिक अपना मतलब प्राइसेस जो है वो बढ़ा देती है उन चीज़ों की। वो प्राइस बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन होती है। इसको कहते हैं कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। नेक्स्ट टाइप है इन्फ्लेशन की वो है वेज पुश इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन सैलरीज। जब कंपनी अपनी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाती है तो उसे चीज़ों की कीमतों में इजाफ़ा करना पड़ता है। ज़ाहिर बात, उन्हें अपनी तनख्वाहें पूरी करनी होती है मुलाजमीन की, इसी वजह से वो चीज़ों की कीमतों में इजाफ़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होती है। किसी भी मुल्क में अगर अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो कम है ना तो उसका ये होता है कि एम्प्लॉयमेंट, लोग स्टेबल होते हैं। स्टेबल होने की वजह से उनको मुलाजमीन से या मुलाजमत से निकालना मुश्किल होता है। वो मुश्किल होने की वजह से मुलाजमीन की तनख्वाहें मुसलसल बढ़ती रहती हैं और इसी तरह से प्राइसेस में मुसलसल इजाफ़ा करते रहते हैं, जिसकी वजह से मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ती रहती है। तो इसको हम वेज पुश इन्फ्लेशन कहेंगे या इंक्रीज़ इन सैलरीज इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं। अगर सिंपल आप इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन करना चाहें तो आप कह सकते हैं इट हैपन्स व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द कंट्री इज़ वेरी लो देन कंपनीज हैव वेरी लो चांसेस टू रिप्लेस एम्प्लॉयज़। जी हाँ, जो नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है वो है जी करेंसी डेप्रिसिएशन, या आप इसको सेकंड नेम दे सकते हैं नोट प्रिंटिंग या ओवर सर्कुलेशन ऑफ मनी। इससे मुराद ये होती है जब गवर्नमेंट ज़्यादा नोट छापना शुरू कर देती है तो करंट इकॉनमी में करेंसी की सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाती है। उस सर्कुलेशन की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ती है और इसको आप सेकंड नेम में दे सकते हैं जिसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। ये हाइपर इन्फ्लेशन किसी भी इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। इसकी एक एग्जांपल है ज़िम्बाब्वे। 2008 में ज़िम्बाब्वे की करेंसी या उसमें इकॉनमी में इतनी ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन थी कि उनके 1 मिलियन
के नोट भी थे, तो जो कि सिर्फ $1 के बराबर थे। तो आप देख सकते हैं कि हाइपर इन्फ्लेशन किसी भी इकॉनमी के लिए कितनी बुरी चीज़ है। उनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स और सारा निज़ाम दरम बरम होता है और मुतासर होता है। इन 4 टाइप्स के बाद अब हम देखेंगे क्या होगा अगर इन्फ्लेशन 0% हो। तो आप ऊपर से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ये अच्छी चीज़ है, इन्फ्लेशन हो ही ना, लेकिन जब आप डीपली इन 4 वजूहात को देख के एक्सप्लेन करके देखेंगे तो आपको लगेगा 0% इन्फ्लेशन नहीं होनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए कि इन्फ्लेशन ज़्यादा भी ना हो और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा कम भी ना हो। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि अगर इन्फ्लेशन नहीं होती तो कंपनी कभी भी आपकी सैलरी नहीं बढ़ाएगी, और जनरल में तो इन्फ्लेशन हमेशा बढ़ती रहती है, तो इससे आपको और आवाम को ही प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट जो है वो ये है कि अगर डिफ्लेशन इकॉनमी में होती है, क्या मतलब इन्फ्लेशन नहीं हो रही, उल्टा प्राइसेस कम हो रही हैं, तो लोग स्पेंड नहीं करेंगे। लोग स्पेंड इसलिए नहीं करेंगे, उन्हें पता है कि जो चीज़ आज जिस कीमत पे मिल रही है वो आने वाले 5 सालों में और ज़्यादा कम कीमत में मिलेगी। तो इसीलिए ये इकॉनमी के लिए बुरी चीज़ है। लोगों की स्पेंडिंग कम हो जाएगी, बिज़नेस स्टार्ट लॉसेस और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी मुल्क में। जी, तो अब सवाल पैदा ये होता है कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा भी नहीं अच्छी और बहुत कम भी नहीं अच्छी, तो इन्फ्लेशन का रेट क्या होना चाहिए। जो डेवलप्ड कंट्री है, जो उन्होंने अपना इन्फ्लेशन रेट तय किया हुआ है वो 2% है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट इस वक्त 12% है, जो कि सिर्फ 4 से 5% होना चाहिए। अब हम देखेंगे मेथड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट कौन से वो तरीके चूज़ करेगी जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इंटरेस्ट रेट को कम करके या ज़्यादा करके। अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा करती है तो ज़ाहिर बात है जो बाकी बैंक्स हैं जिनको वो लोन देती है, या सेंट्रल बैंक जो लोन देता है, तो वो बैंक लोन लेना कम कर देंगे। ज़ाहिर बात है जब बैंक लोन लेना कम कर देंगे तो लोगों में भी सप्लाई जो है पैसों की बहुत कम होगी, जिससे आप इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट आप कम कर देते हैं तो इन्फ्लेशन दूसरी साइड पे आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो प्रिंटिंग मनी है। प्रिंटिंग मनी भी सेम इसी तरह रिलेट करती है। ज़्यादा मनी प्रिंट की जाएगी इकॉनमी में तो इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी, और अगर प्रिंटिंग ऑफ मनी आप कम कर देंगे तो इन्फ्लेशन आप काफ़ी हद तक रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के और भी बहुत से मेथड होते हैं, जिस तरह गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, टैक्सेस और एक्सपेंडिचर्स आवाम पे, प्राइवेट सेक्टर्स पे, सोशल सेक्टर्स पे। अब हम देखेंगे इन्फ्लेशन और इकॉनमी ग्रोथ का क्या रिलेशन है। आपने देखा होगा इन्फ्लेशन और इकॉनमी ग्रोथ का डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इकॉनमी ग्रोथ भी बढ़ती है, लेकिन कई बार इकॉनमी में ऐसा होता है कि इकॉनमी ग्रोथ कम हो रही होती है लेकिन इन्फ्लेशन भी बढ़ रही होती है। इस सिचुएशन को हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं, जो कि एक बुरी चीज़ है किसी भी इकॉनमी के लिए। तो ऐसा क्यों होता है? इसकी सबसे बड़ी वजह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जैसे कि हमारा मुल्क। इसके बाद कई दफ़ा ऐसा भी देखा गया कि किसी मुल्क में डिफ्लेशन हो रही होती है, साथ इकॉनमी ग्रोथ भी हो रही होती है। इसकी एग्जांपल देखी गई थी अमेरिका में 1870 और 1890 के दरमियान। उस वक्त टेक्नोलॉजी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उसकी वजह से डिफ्लेशन भी हो रही थी इकॉनमी में, कीमतों की कमी भी हो रही थी, लेकिन उनकी इकॉनमी ग्रोथ भी कर रही थी। अब हम देखेंगे इन्फ्लेशन का हमारे पर्सनल क्या इफ़ेक्ट होता है पर्सनल लाइफ पे। अगर इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है तो लोग अपने पास पैसा कभी नहीं रखते, जैसा कि डिफ्लेशन के वक्त में रखते हैं। तो इन्फ्लेशन में लोग ये करते हैं कि पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, रियल स्टेट में गोल्ड लेके ख़रीद के रख लेते हैं। उनको पता है कि आने वाले वक्तों में कीमतें बढ़ेंगी, चीज़ों की जो कीमत है वो बढ़ जाएगी, उनको फ़ायदा होगा, तो लोग इन्वेस्ट करते हैं रियल स्टेट में, गोल्ड में, और अक्सर लोग क्रिप्टो में भी आजकल इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका बड़ा चल रहा है रुझान। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो मेहरबानी करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मेहरबानी।